हेलो स्टूडेंट्स। हम आज का जो पहला टॉपिक करेंगे वो है डाइइलेक्ट्रिक। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक डाइइलेक्ट्रिक को हम एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करें तो उसकी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक क्या है? डाइइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से चार्ज फ्लो तो नहीं कर सकता, बट इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे पर फोर्स जरूर लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, ए डाइइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ए डाइइलेक्ट्रिक is a substance which does not allow the charges to flow through it, which does not allow the charges to flow through it, but allows them to exert electrostatic force on each other, यानी कूलम फोर्स एक दूसरे पर लगाने के लिए अलाउ करता है ऑन ईच अदर थ्रू इट। ओके, तो ये है डेफिनेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर क्या होते हैं और नॉन पोलर क्या होते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आपके पास कुछ मटेरियल्स होंगे, लाइक जैसे आपके पास H2 है, O2 है, ओके, या फिर कोई भी मोनोएटमिक मटेरियल है। तो उसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करेगा। इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल एटम है, एटम में ये न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यानी नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस का सेंटर कहाँ आएगा? यहाँ ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर, यहीं पर। तो जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, उसका सेंटर यहाँ है, और जो बाहर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, उसका भी सेंटर कहाँ आएगा? यहीं पर आएगा। तो यानी इस एटम में सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर है, कोइंसाइड कर रहा है। और ऐसे मटेरियल जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है, उनको कहते हैं नॉन पोलर मटेरियल। नॉन पोलर मटेरियल। पोलर कौन से होंगे, अभी उसके बारे में बात करते हैं। पहले थोड़ा लिखना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो हम यहां लिखते हैं, इन मोनो एटॉमिक materials, in monoatomic materials, the center of positive charge, the center of positive charge and center of negative charge will coincide, और ऐसे मटेरियल को कहते हैं नॉन पोलर। ओके, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज विल कोइंसाइड एंड दे आर कॉल्ड नॉन पोलर मटेरियल, एंड दे आर कॉल्ड नॉन पोलर मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे H2 है, O2 है, ये सभी क्या है? नॉन पोलर।
सॉरी यहाँ आई हो रहेगा, कॉन्साइड। ओके, तो ये था मोनोएटमिक। लेकिन अगर पॉलीएटमिक है, पॉलीएटमिक फॉर एग्जांपल लाइक CO2, H2O, HCl, ये है पॉलीएटमिक। तो इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर कोइंसाइड करता है तो अगेन नॉन पोलर होंगे, और अगर कोइंसाइड नहीं करता है तो पोलर होंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। इन पॉलीएटमिक मटेरियल, इन polyatomic materials like CO2, H2O, HCl, etc., center of positive charge may or may not coincide with center of negative charge. In polyatomic materials like CO2, H2O, HCl, etc., the center of positive charge may or may not coincide with center of negative charge. If they coincide, then material is non-polar, then material is नॉन पोलर। जैसे फॉर एग्जाम्पल CO2 इज नॉन पोलर, लेकिन HCl एंड H2O दे आर पोलर। इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज से कोइंसाइड नहीं करता। ओके ओके, तो हमने यहाँ लिखा है द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड चार्ज मे और मे नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज. If they coincide, then material is non-polar, but if they do not coincide, then material is polar. तो जो मटेरियल होगा उसको हम पोलर कहेंगे. तो पोलर मटेरियल में क्या होगा कि अगर ये सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो यहां सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दो अलग अलग पोजीशंस पर आ रहे हैं. तो उस केस में जो आपका मॉलिक्यूल है वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है. डाइपोल में भी ऐसे ही होता है, नेगेटिव एंड चार्ज पॉजिटिव चार्ज इज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. सो इन पोलर मटेरियल ईच मॉलिक्यूल विल हैव सम डाइपोल मोमेंट. ईच मॉलिक्यूल विल हैव some dipole moment. तो हम यहां पर लिखेंगे but if they do not coincide then material is polar and each molecule will have a dipole moment P. ओके, तो पॉलीएटमिक मटेरियल में अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड करता है तो नॉन पोलर मटेरियल, और अगर कोइंसाइड नहीं करता है देन मटेरियल इज पोलर एंड ईच मॉलिक्यूल विल हैव ए डाइपोल मोमेंट. क्योंकि कोइंसाइड नहीं करने से क्या होगा, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन होगी और इस अरेंजमेंट को हम डाइपोल कहते हैं. सो इन पोलर मटेरियल ईच मॉलिक्यूल विल हैव सम डाइपोल मोमेंट.
ओके, अब हम डिस्कस करेंगे पहले हम पोलर मटेरियल को डिस्कस करेंगे एक पैराग्राफ में, और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में नॉन पोलर को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जो पोलर मटेरियल में अभी हमने बात की कि हर एक मॉलिक्यूल का एक डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन उस मटेरियल पर अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड आपने नहीं लगाया हुआ है तो ये जो मॉलिक्यूलर डाइपोल है, ये मॉलिक्यूलर डाइपोल है, ये रैंडमली ओरिएंटेड होती है, उनकी डायरेक्शन बहुत रैंडम होती है। जैसे इस डाइपोल की अगर ये है तो ये डाइपोल कुछ ऐसे हो सकती है, नेक्स्ट डाइपोल कुछ इस तरह से हो सकती है। तो ये जो रैंडम ओरिएंटेशन है अलग अलग मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट की, इन सभी का अगर आप वेक्टर सम निकालोगे तो वो 0 आएगा। कब? जब आपने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड पोलर मटेरियल पर अप्लाई नहीं किया हुआ। ओके, तो हम यहां एक लाइन में लिखेंगे, इन पोलर मटेरियल्स, इन पोलर materials different molecules have different direction of dipole moment, different molecules have different directions of डाइपोल मोमेंट। और ये डिफरेंट डायरेक्शंस होती क्यों है? थर्मल मोशन की वजह से। ओके, बिकॉज ऑफ देयर रैंडम थर्मल मोशन, रैंडम थर्मल मोशन। तो इस वजह से जो मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 आ जाता है। So that net dipole moment of the material in absence of any external electric field is 0। क्यों? क्योंकि इन मोलिकुलर डाइपोल्स की डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड फील्ड 0 आता है। तो यहां लिखेंगे हम, so that net dipole moment of material, net dipole moment of material in absence of any external electric field is 0। जब तक आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है तो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ मटेरियल इज 0। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो, आप कैसे लगाओगे? जैसे फॉर एग्जांपल इधर आपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इधर नेगेटिव लगा दिया, इस तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हो आप। तो जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो आपने पढ़ा है कोई भी डाइपोल को अगर एक आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क की वजह से क्या होता है? डाइपोल अपने आप को अलोंग द फील्ड अलाइन करती है। तो क्या होगा? ये सभी डाइपोल अपने आप को अलोंग द अप्लाइड फील्ड अलाइन करेंगे। मीन्स सारी की सारी डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट है उनकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। और सभी डाइपोल्स की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो मटेरियल की जो डाइपोल मोमेंट हो गया वो नॉन जीरो हो जाएगी, क्योंकि उनका वेक्टर सम अब 0 नहीं आएगा। तो अब हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, if we apply external electric field, if we apply external electric field, the dipoles try to align along the field, the dipoles try to align along the applied
इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे क्या होगा, मटेरियल के जो अब जो वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूलर डाइपोल आएगा वो नॉन जीरो आएगा, एंड द मटेरियल विल हैव नेट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, एंड द मटेरियल will have net non-zero dipole moment, net non-zero dipole moment। तो स्टूडेंट ये तो था पोलर मटेरियल के बारे में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ तो क्या होगा, लगा दोगे तो क्या होगा। नॉन पोलर में क्या होगा, नॉन पोलर में वैसे तो डाइपोल मोमेंट होती ही नहीं, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो यानी दोनों एक ही जगह पर आ रहे हैं, तो दोनों एक ही जगह पे होंगे तो डाइपोल में तो अलग अलग होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स की अपनी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है नॉन पोलर में। लेकिन अगर उस पर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं जैसे पोलर पर लगाया था तो क्या होगा, आइए वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम नॉन पोलर के बारे में लिखते हैं। इन नॉन पोलर material, in non-polar material molecules do not have any dipole moment, molecules do not have any dipole moment, okay। If these material are placed in external electric field, if these material are placed in external इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, देखिए अभी आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेम है आपका नॉन पोलर में, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस पर तो ये स्प्लिट हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, और मॉलिक्यूल के पास कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट होगी जो नॉन जीरो होगी, जिसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। ओके, ऑल्दो ये जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी ये पोलर मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होगी, इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, इट इज लाइक कि ये न्यूक्लियस है और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ओके, लेकिन अगर आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, मान लीजिए इधर पॉजिटिव प्लेट है इधर नेगेटिव है, तो जब ये मूव करेगा तो इधर पॉजिटिव प्लेट की तरफ जब रोटेट यहां से मूव करेगा, इट विल स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस साइड एंड लेसर ऑन दिस साइड, क्योंकि इधर ये रिपेल करेगा इधर ये अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज डिस्टर्ब्ड नाउ, पहले की तरह सेम नहीं है। और इस जो पहले ये ऐसे था बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये डिस्टर्ब हो गया है एंड देयर इज ए स्मॉल डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो यहां हम लिखेंगे if these material are placed in external electric field, the electron charge distribution, the electron charge distribution is shifted opposite to इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो रहे हैं, इज शिफ्टेड
opposite to electric field. Okay, and induces dipole moment in the molecule, and induces dipole moment in the molecule. तो इसमें भी मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट होगी, ऑल्दो जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू जो डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल है। बट इन बोथ द केसेस, चाहे आपका पोलर मटेरियल है और चाहे नॉन पोलर है, अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है तो मटेरियल की डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। पोलर मटेरियल है तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, नॉन पोलर है तो कम है। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद दोनों केसेस में, पोलर में भी और नॉन पोलर में, जो नेट डाइपोल मोमेंट है मटेरियल की वो नॉन जीरो है। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे, सो व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक is placed in an electric field, वो डाइलेक्ट्रिक चाहे आपका पोलर हो और चाहे नॉन पोलर हो, जब उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, द डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन द मटेरियल, द डाइपोल मोमेंट is induced in the material. ओके, तो दोनों केसेस में मटेरियल में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुई है, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। This is known as polarization of material. Polarization of material. तो स्टूडेंट, आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसमें कुछ डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुई है। तो ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, उसको कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर। दिस डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम is called polarization vector. पोलराइजेशन वेक्टर को भी हम कैपिटल P वेक्टर से लिखेंगे। पहले हमने इस वेक्टर P से डाइपोल मोमेंट को लिखा था। अब हम पोलराइजेशन वेक्टर को लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है आपके पास और अभी कोई आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ है, E इक्वल टू 0, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड 0 है, तो इसमें जो मॉलिक्यूलर डाइपोल्स होंगी, अगर पोलर मटेरियल है तो वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगी। ओके,
they can have any random orientation, so that net dipole moment is 0. लेट जो स्लैब की लेंथ है L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ओके। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं इस डायरेक्शन में, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ओके। इस डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इधर पॉजिटिव प्लेट होगी और इधर नेगेटिव प्लेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जो डाइपोल का नेगेटिव एंड है वो इधर आएगा। तो इस तरह से डाइपोल्स अपने आप को रीअलाइन करेंगे। ओके, तो अगर हम ये कहें कि ये जो पार्ट्स हैं, मीन्स इस डाइपोल के ये पॉजिटिव, इसके ये नेगेटिव से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं या फिर कैंसिल आउट हो जाता है इनका इफेक्ट, और इसी तरह से अंदर भी ये सभी अगर इफेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एडजेसेंट डाइपोल, तो भी यू विल बी लेफ्ट विद चार्जेस एट द सरफेस। इसमें क्या है, E नॉट इक्वल टू 0, और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ओके। और तो ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं दे विल अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये जो चार्जेस हैं इनको क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड चार्जेस, इंड्यूस्ड चार्जेस। सो इंड्यूस्ड चार्जेस अपीयर ऑन सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहां पर लिखूंगा इंड्यूस्ड चार्जेस आर induced charges appears on surface of dielectric when placed in external electric field. When placed in external electric field, तो let A है area of cross section, L है length of slab, L is length of slab, और ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा पी। सिग्मा पी इज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्लैब, ये हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल। वेल, तो अब हम निकालते हैं डाइपोल मोमेंट, क्योंकि पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू लेंथ। चार्ज क्या होगा, चार्ज होगा सिग्मा पी इंटू ए, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है ये, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q आ गया सिग्मा ए। तो ये इंड्यूस्ड चार्ज आपका क्या हो गया, सिग्मा पी, सिग्मा की जगह क्या है सिग्मा पी इंटू एरिया आपका ए है। तो ये तो चार्ज हो गया, और लेंथ ऑफ डाइपोल क्या है L, लेंथ ऑफ स्लैब के इक्वल, तो इंटू L। ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इनफैक्ट। तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से हम निकालेंगे पोलराइजेशन वेक्टर P, ये क्या है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट है सिग्मा P
इंटू ए इंटू एल डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्लैब क्या है? ए इंटू एल, तो इससे डिवाइड कर दिया, तो ए इंटू एल से ए इंटू एल कैंसल, तो इट इज सिग्मा पी। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो स्टूडेंट ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक। अब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे इस मटेरियल का क्या होगा। तो उसके लिए मैं इस तरफ से इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये एक डाइलेक्ट्रिक है, इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा? इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होगा इसके सरफेस पर, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो इन इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरफ, ये हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर सम, ई नोट और ई पी का वेक्टर सम। ओके, तो हम यहां लिखेंगे लेट ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन, लेट ए डाइलेक्ट्रिक slab is placed in external electric field E naught and EP is the induced electric field and vector EP is the induced इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक is vector E. It will be vector E naught plus vector EP. ई नोट और ईपी की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको क्या लिखोगे? सिंपली ई नोट माइनस ईपी। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको आपने के से लिखा था और इसकी जगह आप रिलेटिव परमिटिविटी टर्म भी यूज कर लेते हो, तो ये होगा आपका ई नोट बाय ई। E naught applied field, E resultant electric field inside the dielectric, और it will be epsilon by epsilon naught। ये क्या, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में जो लिखते हो आप वो वाला एप्सिलॉन है, मीन्स परमिटिविटी।
तो ये है डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। वेल, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक susceptibility for small value of vector E। ये E क्या है यहाँ पर? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ओके, विच इज वेक्टर सम ऑफ E नोट एंड EP। ये वाला E है ये। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ E, जो आपका पोलराइजेशन वेक्टर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ E। P is proportional to E and P equal to epsilon naught zeta E। epsilon naught क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, जो आप पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर 1 से। जीटा E, जीटा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहां से जीटा आ गया आपका P बाय epsilon naught E। तो ये है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब हम K और जीटा में रिलेशन निकालेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में। रिलेशन बिटवीन K एंड जीटा। वेल, हमारे पास है E इक्वल टू E नॉट माइनस EP। स्टूडेंट EP क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होगा सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नोट। E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, लेकिन सिग्मा यहां पर क्या है? इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो आपने सिग्मा P ली थी। और आपने ये भी पढ़ा है दैट P इक्वल टू सिग्मा P, मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये इसलिए EP क्या हो जाएगा? P बाय एप्सिलॉन नोट। सिग्मा P की जगह मैंने क्या रख दिया? P रख दिया। तो EP इज P बाय एप्सिलॉन नोट। तो मैं ये वैल्यू रख देता हूं, E नोट माइनस P बाय एप्सिलॉन नोट। तो E नोट माइनस P की ये वैल्यू रख दीजिए, एप्सिलॉन नोट जीटा E बाय एप्सिलॉन नोट। P की ये वैल्यू रख दी हमने, एप्सिलॉन नोट जीटा E डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट। तो इसमें एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो जाएगा और मैं दोनों तरफ E से डिवाइड कर देता हूं। तो इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा E नोट बाय E, और इधर E से डिवाइड होगा तो माइनस जीटा आ जाएगा सिर्फ। अब ये E नोट बाय E क्या है? आपका K है। तो 1 इक्वल टू K माइनस जीटा और K इक्वल टू 1 प्लस जीटा। तो ये है रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो स्टूडेंट, ये था डाइलेक्ट्रिक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, अगर ये डाइलेक्ट्रिक हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें डाल दें तो कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट, तो मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, with a dielectric slab। okay,
तो मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है इनिशियली जिसकी कैपेसिटेंस है सी नॉट, ये कैपेसिटर है मान लीजिए, इसमें सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स D है, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, इस पर मान लीजिए आपका चार्ज है प्लस Q और इस पर है माइनस Q। ओके, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होगी, इसकी माइनस सिग्मा होगी। सिग्मा क्या होगा आपका Q/A। ओके, तो हम यहां लिखेंगे कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये उसकी कैपेसिटेंस है। अब क्या करना है, अब हमें करना है कि इसकी प्लेट्स के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी हमने, वो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है T, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब सॉरी की थिकनेस है T। तो क्या होगा, इस एंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EP होगा। ये अप्लाइड फील्ड मान लीजिए E नोट है प्लेट्स की वजह से, इन जो कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं ये और ये, इनकी वजह के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लीजिए E नोट है। तो जो इंड्यूस्ड फील्ड है डाइइलेक्ट्रिक में वो EP है, वो अपोजिट है इसके, और नेट फील्ड इनसाइड डाइइलेक्ट्रिक क्या होगा, E नोट माइनस EP होगा आपका। तो हम यहां लिखेंगे नाउ लेट अस पुट ए डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T। नाउ लेट अस पुट ए डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ thickness T between the plates between the plates of capacitor। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स क्या है, D है, लेकिन जो आपने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की है उसकी थिकनेस T है। ओके, so there will be induced field in the dielectric opposite to E naught. There will be induced field EP in the dielectric opposite to E नोट। ओके, यहां जो नेट फील्ड है इनसाइड डाइइलेक्ट्रिक, नेट फील्ड इनसाइड डाइइलेक्ट्रिक E, ये क्या होगा, E नोट माइनस EP होगी इसकी वैल्यू, E इक्वल टू E नोट माइनस EP, और E नोट क्या है आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की, तो बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। सिग्मा है आपका Q/A, तो इट इज Q/A एप्सिलॉन नोट। एंड जो आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, वो होता है E नोट बाय E, तो E क्या होगा यहां से, E नोट बाय K। ओके, तो अब हम ये रिजल्ट और ये यूज करेंगे। पहले हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस C क्या होता है, Q/V। चार्ज तो पता है हमें ये है। अब अगर आप यहां पर एक नई प्लेट भी डाल देते हो डाइइलेक्ट्रिक,
नई स्लैब डाल देते हो तो चार्ज तो चेंज नहीं होगा, चार्ज वही रहेगा, है ना, सिर्फ V चेंज होगा। तो पहले हम V निकालेंगे कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो स्टूडेंट आपको पता है V होता है आपका E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट और सेपरेशन। ओके, तो इसमें क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स V, वेल जो T रीजन है यानी स्लैब के अंदर नेट फील्ड क्या है, E है, तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E इंटू टी, क्योंकि इसमें सेपरेशन क्या है, T है। और जो बाकी स्पेस बच गया D में से ये T माइनस कर दो, कितना बच गया, D माइनस T बच गया। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नोट है, यहां और यहां स्लैब के बाहर इस पार्ट में और इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नोट। तो इस पार्ट में पोटेंशियल हो जाएगा E नोट इंटू डी माइनस टी और दोनों का सम। स्लैब के अंदर पोटेंशियल क्या होगा, स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, थिकनेस T है तो E इंटू टी, और स्लैब से जो बच गया पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नोट है, और ये पार्ट की कितनी है विड्थ, टोटल D है, इसमें से ये T माइनस कर दो तो D माइनस T। तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो ये है E नोट इंटू डी माइनस टी प्लस E को मैं लिख देता हूं E नोट बाय K। तो मैंने इसमें से E नोट को, सॉरी ये T भी है साथ में, ये T भी लिख दिया मैंने, तो E नोट कॉमन ले लिया तो ये बच गया D माइनस टी प्लस टी बाय K। ओके, E नोट की वैल्यू रख देते हैं, E नोट की वैल्यू है Q बाय A एप्सिलॉन नोट। तो ये हो गया आपका Q बाय A एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय K। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होगी, अब कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाय V, तो Q बाय V की ये वैल्यू रख दीजिए, Q बाय A एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय K। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया A एप्सिलॉन नोट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय K। डिनोमिनेटर में D कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाय डी के। अगर मैं D कॉमन ले लूं तो ये T बाई डी हो जाएगा और इसमें भी D आएगा फिर, तो T बाय डी के। अब ये जो A एप्सिलॉन नोट बाई डी है ये आपका C नोट है, ये क्या है, C नोट। तो A एप्सिलॉन नोट बाई डी को मैं लिख देता हूं C नोट बाई 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के। इसको मैं लिख देता हूं C नोट बाई 1 माइनस, इन दो टर्म में T बाई डी में कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा, इसमें तो 1 बचेगा, यह माइनस आएगा सो दैट माइनस माइनस प्लस, और T बाई डी कॉमन आ गया तो 1 बाय K। तो ये होगी कैपेसिटेंस अगर आप T थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब if T equal to D means thickness of slab is equal to separation between plates, तो क्या होगा, तो आपका जो C है ये हो जाएगा C नोट बाय 1 माइनस, अगर T इक्वल टू D है तो T बाई डी क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 बाय K। तो ये आ गया आपका C नोट बाय 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय K, 1 माइनस 1 कैंसिल और ये K ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया K C नोट। तो कैपेसिटेंस विल बिकम K टाइम्स इफ T इक्वल टू D। अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज करोगे आप, इफ
T इज लेस देन D। तो स्टूडेंट ये था टॉपिक कि अगर आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हो तो उसकी कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगी, आइदर ये फॉर्मूला और ये जब T इक्वल टू D है और ये जब T नॉट इक्वल टू D है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।